वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। आपको बताते चले, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। हमसायों के साथ तमाम तनाज़ात पुरअमन और बावकार मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन डायलॉग वक्त की जरूरत है। हमें खित्ते की खुशहाली के लिए आगे बढ़ना है। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। हम अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए ताउन फराहम कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफगानिस्तान भी CPEC से फायदा उठा सकता है। खित्ते में अमन होगा तो मईशत मजबूत होगी और तमाम ममालिक अमन से रह सकेंगे। इनका यह भी कहना था कि सिक्योरिटी खर्चात बढ़ाने के लिए इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। पाकिस्तान और भारत में कुशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। आर्मी चीफ ने कहा, हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल हो। पाकिस्तान खित्ते में एक जिम्मेदार मुल्क है। खित्ते में क़याम अमन से दीगर ममालिक की खुशहाली जुड़ी है। इन्होंने कहा, हमें आज कसीरुल जहती चैलेंजेस का सामना है। विफाकी दारुल हुकूमत में मेहनतकश तबके में घर और फ्लैट तकसीम किए गए। इस तकरीब में वजीर आजम इमरान खान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। वजीर आजम ने घरों का मुआयना किया और पौधा भी लगाया। इन्होंने कहा, हमने पीछे रह जाने वाले तबके को ऊपर लाना है। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। ये मेहनत कशों का हक है। उनका कहना था कि शहरों में मजदूर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी घर बनाना मुमकिन नहीं होता। मेहनतकश किराए के मकान में रहते थे, अब किराया किस्तों में जाएगा और मकान उनकी मालियत हो जाएगा। गवर्नमेंट के क्लास 6 के मुलाजमीन भी शहरों में घर नहीं बना सकते। मंसूबे में बैंक शामिल ना होते तो हम ये काम नहीं कर सकते थे। वजीर आजम ने कहा कि मुतलका कानून को अदालत से क्लियर होने में 2 साल लगे। मुतलका कानून के अदालत में ज़ेरे इल्तवा होने के सबब इस काम में ताखीर हुई। जुल्फी बुखारी ने कहा, 1,33,000 से ज्यादा घर बनाए गए। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत तामीर शुदा फ्लैट्स और घर शामिल है। खबर शामिल करते हैं। आपको बताते चले, कुवैती वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर पाकिस्तान पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि कुवैती वजीर ख़ारजा के हमरा ख़ारजा तिजारत, सेहत दाखिला और इंडस्ट्री से मुतल्लिक वफ्द भी पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा कि कुवैती वजीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसब से मुज़ाकरात के अलावा दीगर हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। जाहिद हफीज चौधरी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। NCOC के सरबराह और विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर किए गए पैगाम में उनका कहना था कि कोरोना केसेस की मस्बत शरह में इजाफा हुआ है, जिसके बायस हॉस्पिटल्स पर बोझ बढ़ गया। NCOC के सरबराह ने अवाम को पैगाम दिया कि SOPs पर सख्ती से अमल करें। उनका कहना था कि सूरत हाल बेहतर ना हुई तो पाबंदियां मजीद सख्त की जा सकती हैं। कोरोना की नई किस्म तेजी से फैल रही है और हलाकत में केस है। ख्याल है कि आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 61 अमवात और 3,495 नए केसेस सामने आए हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,717 तक पहुंच गई, जबकि मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 6,15,810 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 24,592 है। 5,70,501 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। आपको बताते चले, विफाकी काबीना में एक मरतबा फिर रद्दोबदल का इम्कान है। इत्तलात नशरियात, हाउसिंग और नेशनल फूड सिक्योरिटी के वज़रा तब्दील किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सेनेटर अली जफर, सेनेटर डॉक्टर जरका और इनवार काकर को काबीना का हिस्सा बनाने जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा चंद रोज के दौरान काबीना में रद्दोबदल का ऐलान करेंगे। विफाकी काबीना का कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। नए वज़रा की शमूलियत के अलावा वज़रा के कलमबंद भी तब्दील किए जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद को वज़ीर मुमलिकत बनाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। काबीना के अलावा ब्यूरोक्रेसी में भी तबादलों की तैयारी की जा रही है।
ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इत्तलात की तब्दीलियों का भी इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का लॉन्ग मार्च मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि शफाफ सियासत के सामने गैर फितरी इत्तेहाद कोई हैसियत नहीं रखता। मुफाद परस्तों के टोले ने अवाम को गुमराह करने के लिए कोशिश की। अवाम के हमायत से PDM की हर साजिश नाकाम रही। उस्मान बुज़दार ने कहा, लॉन्ग मार्च का शोशा छोड़ने वाले तरक्की का रास्ता रोकना चाहते थे। नैब ने मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज को एक और केस में तलब कर लिया। नैब ने नून लीगी रहनुमा को 26 मार्च को पेश होने का कहा है। मरियम नवाज को 1500 कैनाल इराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली केस में तलब किया गया। नैब ने गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल केस में 26 मार्च को तलबी का नोटिस जारी किया था। नैब लाहौर ने हिदायत की है कि मरियम नवाज तमाम मतलूबा रिकॉर्ड हमरा लाएं। इत्तलात है कि मरियम नवाज के हवाले से नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं। नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात करनी है। मरियम नवाज से 2008 में 1,15,27,000 शेयर्स मंतकी से मुतालिक तफसीलात तलब की गई। नैब नोटिस में पूछा गया कि बताया जाए 1,15,00,000 शेयर्स खरीदने के लिए रकम कहां से आई। नून लीगी रहनुमा को 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहदों का असल दस्तावेजात हमरा लाने को भी कहा गया। नैब ने कहा कि दौरान रिमांड आप गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। नैब नोटिस के मुताबिक मरियम नवाज 23 और 31 जुलाई 2019 को भी शेयर्स की खरीदो फरोख्त से मुतालिक जवाब नहीं दे सकी। नैब ने मज़कूरा केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावड़ा के खिलाफ नाअहली केस में वकील दिफा ने मौकिफ अपनाया कि मेरे मौकिल के खिलाफ केस एक फोटोकॉपी पर चलाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन मामले की समाअत कर रहा है। वकील ने कहा कि फैसल वावड़ा के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएं। वो कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दे चुके हैं। फैसल वावड़ा ने कहा, अगर मेरी गलती है तो फांसी लगा दें, लेकिन पहले मुझे सुने। मेरे खिलाफ सियासत की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई। मेरा पूरा करियर है, फैमिली है, मेरी साख को नुकसान पहुंचाया गया। PTI सेनेटर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे हल्फनामे से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को तहकीकात का कहा है। इलेक्शन कमीशन मेरे हल्फनामे पर तहकीकात करा ले कि मैंने झूठ बोला या नहीं। इन्होंने कहा कि सादिया उबासी या दीगर को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए नाअहल किया क्योंकि वो अपनी नशीस पर मौजूद थी। मैं NE 249 से इस्तीफा दे चुका हूं। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 61 अमवात और 3,495 नए केसेस सामने आए हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,717 तक पहुंच गई, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 6,15,810 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 24,592 है। 5,70,501 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर NCOC ने मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफे और SOPs पर अमल दरामद न होने के बायस सख्त पाबंदियों का अंदिया दे दिया है। विफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC की मॉर्निंग सेशन इजलास हुआ, जिसमें ब्रीफिंग दी गई कि मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 7.5 रिकॉर्ड की गई। NCOC इजलास में बताया गया कि तमाम बड़े शहरों में कोरोना की शरह 5% बढ़ चुकी है। NCOC ने SOPs पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार भी किया। NCOC की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि NCOC के अहकामात पर सख्ती से अमल कराया जाए। SOPs पर अमल ना हुआ तो सख्त इकदाम उठाने मजबूरी बन जाएगा। खबर शामिल करते हैं कराची से। आपको बताते चलें, कराची के जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची में जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन का निफाज 17 मार्च से 31 मार्च तक होगा। लॉकडाउन नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग की 9 UCs में लगाया गया।
कराची में एक और वैक्सीनेशन सेंटर का इजाफा, तादाद 28 हो गई। नोटिफिकेशन के तहत स्मार्ट लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की निशानदही पर किया गया है। मुतासिरा इलाकों में आने और जाने वालों को मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मुतासिरा इलाकों में गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। इलाके में तमाम सरकारी और सनती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। खबर शामिल करते हैं सखर से। आपको बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट ने कुत्तों के काटने के वाकयात पर राबिता न करने पर 2 अरकान सिंध असेंबली को मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन से भी बड़ी इस्तदा कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच में सूबे में कुत्तों के काटने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत सिंध हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया और कुत्तों के काटने के वाकयात पर राबिता न करने पर 2 अरकान सिंध असेंबली को मुअत्तल कर दिया। अदालत की जानिब से मुअत्तल किए जाने वालों में फरताल तालपुर और ज्ञान चंद असरानी शामिल हैं। सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच ने दोनों अरकान की मुअत्तली का तहरीरी फैसला भी जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि सूबाई इलेक्शन कमीशन दोनों MPAs की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करे। 2 रोज कबल होने वाले समाअत में सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में सरगुजीदगी के बढ़ते वाकयात पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स ये थे कि गरीबों के बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और MPAs वोट लेकर कराची में आराम से बैठे हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने रवा साल 1 मई से अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अपने रद्द अमल में कहा कि अमरीकी सदर दानिस्ता तौर पर तनाव की फजा पैदा कर रहे हैं। खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी कैदियों का इनखला 1 मई तक मुमकिन लेकिन बहुत मुश्किल होगा। ऐसा हो सकता है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। इनखला के वक्त से मुतल्लिक फैसले पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि साबिक सदर ने इस पर बहुत ज्यादा ठोस अंदाज में बातचीत नहीं की। इक्तदार की हमवार मुंतकली न होने की वजह से इस मसले पर काम करने में वक्त लगा। अफगानिस्तान से मुतल्लिक इस मसले पर हम अब बातचीत कर रहे हैं। तालिबान रद्द अमल। दूसरी तरफ अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन के बयान पर अफगान तालिबान के तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि 1 मई तक फौज निकालें वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इन्होंने कहा कि अमेरिका दोहा मुआहदे के मुताबिक 1 मई तक अफगानिस्तान पर कब्जा खत्म करे। फौज नहीं निकाली तो तमाम नताइज का जिम्मेदार अमेरिका खुद होगा। अफगानिस्तान हुकूमत और तालिबान के दरमियान आज मास्को में मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़िल्मे खलीलजाद मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्की और कतर के मंदुबैन इजलास में शिरकत करेंगे। अफगान हुकूमत की जानिब से अब्दुल्ला 12 रुकनी वफ्द की क़ियादत करेंगे। तालिबान वफ्द की नुमाइंदगी अफगान सियासी दफ्तर के सरबराह मिला गनी बरदार करेंगे। बाइडन इंतजामिया ने तजवीज़ दी थी कि अफगानिस्तान के लिए नए आइन पर इत्तफाक और इंतखाबात मुनक्किद होने एक अबूरी हुकूमत बनाई जाए और एक मुश्तरका कमीशन जंगबंदी की निगरानी करेगा। बरतानवी खबरसां इदारे DW के मुताबिक सदर अशरफ गनी ने अबूरी हुकूमत के लिए अपना ओहदा छोड़ने से इनकार करते हुए कहा है कि हम किसी कॉन्फ्रेंस या सियासी मुआहदे के जरिए कायम किसी अबूरी निज़ाम को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। दोहा में अमरीका और तालिबान के माबैन तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक अमरीका को 1 मई तक अपनी तमाम अफवाज अफगानिस्तान से निकालनी है। इसी शर्त पर तालिबान ने सदर अशरफ गनी की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की हामी भरी थी।
आपको बताते चले अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाके से 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल में होने वाले धमाके में जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में वजारत मवासलात और IT मुलाजमीन की बस को निशाना बनाया गया। धमाके के फौरी बाद पुलिस ने इतराफ के इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रवा माह के आगाज पर अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर 3 खवातीन सहाफियों को कत्ल कर दिया था। तीनों खवातीन मकामी TV चैनल में मुलाजमत करती थी। उन्नीस की जंग में 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 लड़ाका जहाजों को जमीन बोस करने वाले मोहम्मद महमूद आलम MM आलम की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। भारतीय फजाइया के हथियारों पर अकाब की मानद झपटने और तबाह करने वाले MM आलम के कारनामे ज़बान-ए-ज़द आम है। 1965 की जंग में भारत के खुद साख्ता सूरमाओं से MM आलम का टाकरा मकबूजा कश्मीर में हुआ। इन हवाई मार्कों में कुछ वाकयात जंगी तारीख का हिस्सा बन गए। 1 मिनट से भी कम वक्त में भारत के 5 लड़ाका जहाजों को जमीन बोस कर देने वाले MM आलम का कारनामा आज भी सुनने वालों को हैरत में मुब्तला कर देता है। अपने पसंदीदा जंगी हवाई जहाज F-86 के जरिए अनहोनी को होनी करने वाले MM आलम को गैर मामूली जंगी हवाई महारतों की वजह से फॉल्कन, लिटिल ड्रैगन जैसे अलकाबात से नवाजा गया। मुआवनिक हुसैन अमीन असलम का इस्लामाबाद में इजहार ख्याल। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। And this year there was a special categorization done of only 3 countries in the world which have been constantly on the top 10 list of most vulnerable countries, and Pakistan happens to be one of those 3 countries. So this is a problem which is not of our making, but which we will have to deal with, and which our next generations will have to deal with. And I'll just take a minute to tell you why that issue is there. It has to do with our topography and our geography. Topographically, Pakistan is a country which has got the second highest point in the world, K2, and then we go down within 2,000 kilometers to the sea level. So within those 2,000 kilometers, we've got 12 ecological zones, which is a gift of God, because no other country in the world has those 12 ecological zones. But geographically, the problem is that on top of that, longitudinal line, we've got the third pole of the world sitting. The water towers of the world are there in the north of Pakistan, and the 3 main mountain ranges have got the glaciers which feed us, but which are also now upset because of climate change. And what happens is that if you have too much water flowing to Pakistan, it's a longitudinal country, there's one big artery of Indus, that is a problem. And if you have too little water flowing to Pakistan, that becomes a problem because of drought. So this topography and geography is not going to change in Pakistan. So climate change is an issue of our national security which is here to stay. It has got dimensions much wider than the environment. It has got economic dimensions, because when we deal with the issues of climate change, there is a price to pay for that. And the price tag that has been estimated about 3 to 4% of our GDP gets shared away when Pakistan faces these impacts. It is an issue of water security, because all of it has to do with the glacier in the north and the monsoons which are also shifting because of climate change, and all of that comes down as water in Pakistan. It's almost 90% of the water that we have is seriously impacted with climate change. It also has to do with food security, because that water feeds the agriculture. The agriculture in the farm depends on the weather patterns to sow a seed, to reap its crop, and those weather patterns, if they change, the food security gets directly impacted. It also has to do with national security, because we share our water basins, and we share this huge water tower, ice tower in the north with our neighbors, and we don't have any friendly relationships with them. And there is no regional cooperation mechanism, which is really a requirement for Pakistan, but at the moment it does not exist.
So I think this is the paradigm that we are living in Pakistan. And if you talk about what our response is, what we're doing about it, I think our primary response has to be on the adaptation front. How do we adapt to these changes? Because these changes are happening and Pakistan has to be ready to adapt to them. So we have to set up early warning systems so that we know about these changes as early as we possibly can, as early as we scientifically can. And we are doing that, we're setting up a lot of monitoring stations on our glaciers, which are melting, so that we know very soon what is happening in the north, because whatever happens in the north very soon travels down to the south. Pakistan is built that way. So we are setting up those monitoring stations so that we can set up early warning systems. We are also setting up these weather stations in Balochistan, which is a drought-ridden province of Pakistan. And they need to know also beforehand when the rains are coming, how much the rains are coming. So as much as scientifically it is possible, Pakistan is on that pathway, we've got the funds, and that's being implemented. But we also need to climate-proof our infrastructure. You know, the infrastructure that we build today in the 21st century is not what we could have built in the 20th century, because it faces all these impacts, and these impacts are not going anywhere. So this climate-proofing of infrastructure is important, and when climate change hits any country, 90% of the impacts are because of the wrong infrastructure being in the wrong place, built in the wrong way. And so we are cognizant of that, and our planning process has been tweaked to add a climate risk box in it, so that any infrastructure project in Pakistan has to look at climate change risks and then make that design. But what we're also doing when we talk about the tree plantation campaign, that's a nature-based solution to deal with climate change. It doesn't sound very complicated, but you know, there have been studies done by Oxford University, by Harvard University, who have studied all the responses to climate change and what should we do about it. And the easiest, most effective, cheapest response is to plant a tree. It's a God-given gift to the world. It's a machine which, when you plant it, it starts bringing down the carbon dioxide, starts putting in oxygen. It regulates the local climate in areas where it is direly required, and it also stores the water and then gives it, the rainwater, and then gives it down to the ground. So it's a machine that every climate impacted country needs. In Pakistan, luckily, with the vision that we have, the Prime Minister even in KP, we started the Billion Tree Project, which was a big success. We targeted 350,000 hectares of forests to be restored. We actually did 600,000. We did it below budget, overachieved on our own vision, and got globally recognized for that. And now we've got the 10 Billion Tree project underway. It's got 7 plans which deal with all sorts of forests, from the northern forest, alpine forest, to the scrub forest in the mainland Pakistan, to the mangroves in the south. And it's got a human dimension to it. All of this nature-based solution is based on encouraging communities to come in, giving these jobs to the people. So even in this pandemic, when we got hit by the pandemic, we announced what was called the Green Stimulus. And the idea of the Green Stimulus was that we needed to protect nature, but at the same time generate green jobs. So about 85,000 green jobs got generated in a COVID-safe environment for young people by this project during the COVID era. At the same time, we also started a protected area initiative. I talked about the 12 ecological zones. Pakistan is a very unique country. And these, we've got sites in Pakistan which are not present anywhere else in the world. And these need to be protected for our future generation. So we are doing that through this protected area initiative. We are, expanding our protected areas exponentially, I would say, because we had 30 national parks just 8 months back. Today we have 45, covering a huge expanse of area. All of these national parks will also get jobs, because we will employ park rangers and young people to go out and protect nature and be part of this protected area initiative. It's also something as a tool, a nature-based tool to counter climate change. And just to take a minute to talk about the energy side also, because that's the other part of climate change. That we talk about nature, we invest in nature, and that helps you fight climate change. But we also, on the energy side, we need to be on the right side of history. And Pakistan has decided that we are not part of the problem,
and we don't want to be part of the problem. We want to be part of the solution to climate change. So on the energy side, we've taken some very big decisions. One of which is that we are moving towards clean energy. We've set a target of 60% of our mix to be clean energy, which is hydro. And we're lucky to have hydro, wind and solar present in Pakistan. So we've set a target and now we're moving in that direction. We're trying to get off the coal bandwagon. Previous governments put us on the imported coal bandwagon. So we were importing coal, setting up these projects in Pakistan. So we have decided not to do it anymore. So the Prime Minister made a very bold statement to immediately stop it. And we are not just talking. We are also walking that talk. We shared 2,600 megawatts of a signed imported coal project and added 3,700 megawatts of hydropower. We are also talking about electric vehicle transition. That's the way the world is going. That hurts us more because transport is 40% of our emissions. It's also bad for climate change, but it's worse off for air pollution in Pakistan. So we need to get rid of that problem, and one of the ways to do it is to go electric. So we've set up a policy and 30% transition towards that solution. So I would just like to say that climate change is a problem which is not going to go away in Pakistan. It is here to stay because of the way we are. But we are in a position to confront the issue and try to adapt to the new world which has got climate change in it. And Pakistan is doing that, and it will remain in the middle of the equation as far as human security is concerned. सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। आपको बताते चले, मुल्तान में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ऑफिस पहुंचने पर एडीसीज मोहम्मद तैयब खान, राना इखलाक अहमद खान, एसीज ख्वाजा उमैर महमूद और आफ्ताब डोगर ने इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। मजीद जानते हैं राशिद भट्टू की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहर औलिया मुल्तान में तैनाती मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और मेरे ऑफिस के दरवाजे हर वक्त आवाम के लिए खुले हैं। मजीद बात करते हुए कहा कि मुल्तान की तरक्की के लिए अपने तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाऊंगा और मुल्तान के सदियों पुराने विरसे को असल हालत में महफूज करने के लिए प्लानिंग की जाएगी, जिसमें शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मनसूबाबंदी भी शामिल है। इसके साथ साथ शहर से तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम को तेज किया जाएगा और शहर में सफाई की सूरत-ए-हाल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। राशिद भट्टू, मेट्रो टाइम न्यूज़, मुल्तान। खबर शामिल करते हैं जेहलुम से। आपको बताते चलें, जेहलुम साबिक विफाकी वजीर चौधरी शहबाज हुसैन के इस्लामाबाद में मुआविन खसूसी वजीर आजम जुल्फिकार बुखारी के साथ बागावाला किला नंदना प्रोजेक्ट के हवाले से खसूसी मीटिंग। मुशीर बराए सियाहत वजीर आला पंजाब आसिफ महमूद, डीसी राव परवेज अख्तर, एसी पैडी खान, मुराद नेकुकारा, चौधरी फराज हुसैन एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी फैसल फरीद शामिल थे। रोहतास समेत दीगर सियाहती मकामात को बैनुल अक़वामी सतह पर तफरीही मकामात बनाने के अहकामात जारी किए गए। एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी की सरबराही में इश्तिहारी मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग, रावण चौकी अड्डा प्लॉट पुलिस की कार्रवाई, 2 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान में रशीद और सरवर शामिल। मुल्जिमान 1 साल से कसूर और रावण पुलिस को मतलूब थे। मुल्जिमान को मजीद तहकीकात के लिए मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया गया। इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। कुल मुसालिके उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब इजलास में मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, सरदार महिंदर पाल सिंह, रोबिन्स अजीज, जैकुलिन ट्रेसलर, इलामा काजिम रजा की शिरकत। चेयरमैन कुल मुसालिके उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम की शिरकत। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हकूक सरदार महिंदर पाल सिंह की शिरकत। सूबाई तर्जुमान हुकूमत पंजाब रोबिन्स अजीज की शिरकत।
मरकजी रहनुमा शिया उलमा कौंसल इलामा हाफिज काजिम रजा नकवी की शिरकत, डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी, क्रिश्चियन रहनुमा जैकुलिन ट्रेसलर की शिरकत, किबला कासिम अली कासिम, इलामा असगर आरिफ चिश्ती की शिरकत, चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर की शिरकत। फिरका वारियत एक नासूर हम मुतहिद हैं। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। आपको बताते चलें, चिश्तियां तब्दीली सरकार के पुलिस रिफॉर्म्स के बावजूद पंजाब पुलिस अपनी पुरानी रविश न छोड़ सकी। चिश्तियां पुलिस गरीब शहरियों की इज्जतों आबरू पामाल करने लगी। पुलिस एहलकारों का बेवा खतून के घर पर धावा। एहलकारों ने घर की मुकम्मल तलाशी के बाद सामान की तोड़फोड़ भी की। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨਫੈਬ ਤਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਆਇਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਲਵਾ ਅਦਾਲਤ ਰਜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਵਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਡੰਡ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ। पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर 2 दिन तक नौजवानों को टॉर्चर सेल में रखा। नौजवान की वालिदा ने मुशावरत जर्नलिस्ट यूनियन बहावलनगर मीडिया के नुमाइंदगान को बताया कि पुलिस एहलकार राव फहरत और अजमल वट्टू ने मेरे बेटे को तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे और तशद्दुद के बाद मेरे बेटे पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। नौजवान के मेडिकल के लिए इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त भी गुजार दी है। मुतासरा खातून ने कहा कि वजीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें और हमें इंसाफ दिलवाएं। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में कोरोना के मुतासरा मजीद 3 मरीज जाँ बहक हो गए। कोरोना के बायस जाँ बहक अफराद का ताल्लुक खानेवाल और मुल्तान से है। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार बिजारी। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में कोरोना से मुतासरा मजीद 3 मरीज जाँ बहक हो गए। कोरोना के बायस जाँ बहक अफराद का ताल्लुक खानेवाल और मुल्तान से है। निश्तर में मजमूई अमवात की तादाद 473 हो गई और कोरोना वायरस के 86 मरीज आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हैं। मजीद 37 मरीजों में वायरस की तस्दीक, 39 की रिपोर्ट्स का इंतजार। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। आपको बताते चलें, सऊदी अरब में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया सेंटर की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें IT एक्सपर्ट और इंजीनियर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं नादिया उस्मान की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरेबिया सेंटर की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें IT एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ट्रेनर अदनान रफीक का कहना था कि इस ट्रेनिंग का मकसद प्रोफेशनल्स को कम वक्त में अपना मेयार की जानिब गामजन करना, ताकि वो अपने काम और कारोबार में 6 सिग्मा के उसूल और तरीक़ों को अपनाकर पैदावारी सलाहियत के बेहतर नताइज हासिल कर सके। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के चेयरमैन सैयद इकबाल का कहना था कि नौजवान को इंजीनियरिंग और दीगर प्रोफेशनल तालीम के साथ साथ उनकी सलाहियतों में निखार पैदा हो और वो अपने कारोबार को मजबूत तरीके से सरअंजाम दे सके। तकरीब में दीगर मुकर्ररीन समेत IT एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। मेट्रो टाइम न्यूज़ के साथ नादिया उस्मान, सऊदीया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। आपको बताते चले, मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानदार गिरफ्तार। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानदार गिरफ्तार किए गए। शाम 6 बजे मार्केट्स बंद न करने पर 27 दुकानें भी सील कर दी गई। इसके साथ कोरोना SOPs नजरअंदाज करने पर 9 बसें थाने में बंद कर दी गई और 23 के चालान कर दिए गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। जमात इस्लामी लाहौर का महाना इजलास की सदारत मियां ज़करुल्लाह मुजाहिद अमीर लाहौर ने की। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर इंजीनियर इखलाक अहमद की भी शिरकत।
नायब उमरा मलिक शाहिद असलम, हाजी रियाजुल हसन, वकार नदीम वड़ाइच, जियाउद्दीन अंसारी, चौधरी मोहम्मद आहद की शिरकत, मिर्जा अब्दुल रशीद, इंजीनियर अहमद हमाद रशीद की शिरकत, डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सुलेमान बलोच की शिरकत, अमीर जनूबे लाहौर खालिद अहमद बट की शिरकत, सैफुल रहमान, डॉक्टर महमूद अहमद की शिरकत, शहीब यकूब, अजीजुल रहमान आबिद की शिरकत। इजलास में माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में अब जाग मेरे लाहौर मुहिम, शजरकारी मुहिम के हवाले से भी मुशावरत की गई। खबर शामिल करते हैं समंदरी से। आपको बताते चलें, समंदरी जामिया कादरिया तलीमुल कुरान में 31वां सालाना जलसा दस्तार फजीलत मुनक्किद किया गया, जिसमें तकरीबन 27 बच्चों की दस्तारबंदी करवाई गई। इस मौका पर उलमा इकराम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं मियां जाहिद हनीफ की इस रिपोर्ट में। समंदरी का इलाका अड्डा कोटा पर वाक़या जामिया कादरिया तलीमुल कुरान में 31वां सालाना जलसा दस्तार फजीलत मुनक्कद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत हज़रत पीर सैयद मजहर फरीद शाह साहब ने की और शाह साहब ने 27 बच्चों की दस्तारबंदी की, जिनमें मुतअद्दिद बच्चों का ताल्लुक पाकिस्तान के दूसरे शहरों से था। जलसा में उलमाए कराम समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मदरसा के मुहतरम कारी अब्दुल अजीज़ फरीदी ने कहा, अब तक तकरीबन 300 से ज़ायद तलबा इस मदरसा से कुरान पाक अपने सीनों में महफूज कर चुके हैं। तकरीबन 30 साल हो चुके हैं। 1990 में यह मदरसा मार्ज वजूद में आया। यहाँ पर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 300 से ज़्यादा तलबा हुफ़ाज़ कराम यहाँ से फ़ारिग हो चुके हैं और इस साल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ तकरीबन 27 तलबा जिनकी दस्तारबंदी की जा रही है। यहाँ पर कुरान पाक की तालीम के साथ साथ स्कूल की तालीम का भी इंतज़ाम किया गया है और इसके अलावा बच्चों को खाने पीने का, रहायश का सारा इंतज़ाम, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब इसका बहुत ख्याल रखते हैं। मदरसा में दूसरे शहरों से आए बच्चों के लिए खाने पीने और रहायश का बिल्कुल फ्री इंतज़ाम किया जाता है। हाफिज़ कुरान बच्चों के वालिदैन ने भी मदरसा की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का इजहार किया। जलसा के इख्तिताम पर तमाम शुरका के लिए लंगर का वसी एहतमाम किया जाता है। कैमरामैन इब्रार भट्ट के साथ मियां जाहिद हनीफ, मेट्रो टाइम न्यूज़, समंदरी। खबर शामिल करते हैं रायवंड से। आपको बताते चले, रायवंड पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मंशियात फरोश अकरम के कब्जे से 1 किलो 60 ग्राम चर्स बरामद। मंशियात फरोश अवैस के कब्जे से 1 किलो 120 ग्राम चर्स बरामद। मंशियात फरोश साजिद के कब्जे से 540 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम फकीर हुसैन से शराब की 2 बोतलें बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। आपको बताते चले, अमरीकी गुलकारा बिली आइलिश की तस्वीर को 6 मिनट में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया। अमरीकी गुलकारा 19 साला बिली आइलिश की इंस्टाग्राम पर धूम है। इन्होंने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की तो सिर्फ 6 मिनट में ही इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा लाइक्स आ गए, जबकि 10 घंटों में तादाद 15 मिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। आपको बताते चले, यूनिफॉर्म शाहीन्स और यूफू ने T20 चैंपियंस लीग CPL लेस के सेमीफाइनल मुकाबलों में फतह समेटकर इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। मजीद जानते हैं इमरान सुहेल की इस रिपोर्ट में। रेलवे क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल्स में यूफोन ने पाकिस्तान रेलवे को 5 विकेटों से शिकस्त दी। पहले खेलते हुए पाकिस्तान रेलवेज ने 163 रन का हदफ यूफोन को दिया। मोहम्मद रिजवान ने 47, हसन नासिर ने 25 और अहमद ने 26 और शाहिद ने 21 रन की इनिंग खेली। यूफोन की जानिब से अली सिकंदर ने पाकिस्तान रेलवेज के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। यूफोन ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। यूफोन की जानिब से एहसन जैदी ने 52 रन की, जबकि अली रजा ने 74 रन और अली सिकंदर ने 20 रन की इनिंग खेली। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर अली सिकंदर को दिया गया। दूसरे सेमीफाइनल में यूनिफॉर्म शाहीन्स ने नोवामेड को 17 रन से शिकस्त दी। पहले खेलते हुए यूनिफॉर्म ने नोवामेड को 157 रन का हदफ दिया। अब्बास अली ने 87 और मोहम्मद वहीद ने
22 रन की इनिंग खेली। नोवामेड की जानिब से मुश्ताक ने 2 और समद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। नोवामेड की पूरी टीम 157 रन के ताक़ुब में 140 रन पर ढेर हो गई। नोवामेड की जानिब से उम्मैर ने 25 और मतीन ने 26 रन की इनिंग खेली। यूनिफॉर्म शाहीन की जानिब से मोहम्मद असगर ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 और मोहम्मद वहीद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर मोहम्मद अब्बास को दिया गया। कैमरा टीम अब्दुल राफे, मोहम्मद उस्मान, आकाश और जफर के साथ इमरान सुहेल, मेट्रो टाइम न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।